गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रेपर ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम एक्सरसाइज 7 को स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन 7 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लास 9th में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ रखा है, और यहाँ पर भी हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, आज का जो वीडियो सेशन होने वाला है उसमें हम बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कुछ आपको चैप्टर का लिस्ट दिख रहे होंगे, जिन चैप्टर्स को मैं ऑलरेडी इस चैनल पे कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसको आप प्लेलिस्ट में जा करके और सारी चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुंदर सा रेड वाला बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें, तो क्योंकि हमेशा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति की अगर बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति को 1637 ईस्वी में रेने दकार्ते ने दिया था, जिसको हम लोग ऑलरेडी 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसके कुछ अन्य नाम भी दिए गए हैं, जिसको मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। जैसे पहला है नियामक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है, और इसी को निर्देशांक ज्यामिति भी कहा जाता है। इस नाम से ये चैप्टर काफ़ी फेमस होता है, ठीक। दूसरा जो है वैश्लेषिक ज्यामिति, एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के द्वारा हम विश्लेषण करते हैं, एनालिटिक्स निकालते हैं। इसकी वजह से हम इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट वाला जो है वह है हमारा कार्तीय ज्योमेट्री, कार्टेशियन ज्योमेट्री कहा जाता है। कार्टेशियन ज्योमेट्री क्यों कहा जाता है, इसको मैं जब डिफिनीशन बताऊंगा ना उस समय आपको बता दूंगा। तो आते हैं इसके मेन डिफिनीशन पे। मेन डिफिनीशन ये कहता है, मैंने एरो मार्क लिखा है, रिलेशन बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का वह पार्ट है जिसमें हम लोग रिलेशन दिखाते हैं, किसके बीच, ज्योमेट्री और अलजेब्रा के बीच, बीजगणित और ज्यामिति के बीच के रिलेशन को हम जिस चैप्टर में दिखाते हैं दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक। अब इसका डेफिनेशन दो बना सकते हैं आप। पहला डेफिनेशन ये है कि गणित की निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम बीजगणित तथा ज्यामिति के संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। और दूसरा आप ये बना सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति को दो संख्याओं को जोड़े, जिसको क्रमित युग्म कहा जाता है, इसे परिभाषित किया जाता है। ये पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आया, मुझे पता है। देखिए, मान लीजिए एक हमारे पास यह प्लेन है, ये क्या है, यह प्लेन है। मान लेते हैं कागज का टुकड़ा है, ठीक है, और इस कागज के टुकड़े में एक छोटा सा मैंने पॉइंट इसको लिखा है। अब आपको कहा जाए कि इस छोटे से पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, मतलब किस पॉइंट पे यह है, इसको हमें डिफाइन करना है। तो आप डिफाइन किससे करोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करोगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ही होता है किसी बड़े से प्लेन के अंदर किसी छोटे से पॉइंट का पोजीशन बताना, स्थिति बताना, ठीक। और स्थिति कैसे बताते हैं, तो दो संख्याओं के जोड़े में बताते हैं। 9th में पढ़े होंगे x, y, -2, -3, 2, 3, 5, 4, बताया गया है ना। वैसे ही है, आप टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ भी आपको समझ में आएगा। तो अगर किसी समतल में, अगर किसी प्लेन में किसी एक पॉइंट के पोजीशन को हमें दिखाना है तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना होगा भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ लेंगे और आसानी से किसी भी प्लेन में किसी बिंदु का पोजीशन हम इजीली बता सकते हैं, ठीक। तो यही ये डिफिनीशन कहता है कि वह शाखा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, किसी समतल में मतलब स्पेस में स्थित किसी बिंदु, यह किसी बिंदु है और इसको दो संख्याओं को जोड़े। दो संख्या का जब जोड़ा होगा ना तो उसी को कहा जाता है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म को अंग्रेजी में कार्टेशियन पेयर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, कार्टेशियन और पेयर। आपको पता है कि पेयर कितना से बनता है, तो बोलोगे बिल्कुल सर जी 2 से बनता है। चप्पल हम एक थोड़े खरीदते हैं, एक जोड़ा खरीदते हैं, 1 पेयर चप्पल खरीदते हैं, ठीक। तो 1 पेयर का मतलब क्रमित युग्म का मतलब इसमें संख्या तो होंगे लेकिन जोड़े में होंगी, दो संख्याएं होंगी, और इसी वजह से यहाँ पे कार्तीय ज्यामिति भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो संख्याओं का पोजीशन दिया जाता है वह पोजीशन किस रूप में दिया जाता है, कार्टेशियन ज्योमेट्री के रूप में, मतलब कार्तीय ज्यामिति के रूप में दिया जाता है। इस वजह से इसको कार्तीय ज्यामिति कहा जाता है। हमेशा दो के जोड़ा में ही आपको कोई पॉइंट्स देखने को मिलेगा, इस वजह से आप कार्टेशियन ज्योमेट्री इसको कहोगे, ठीक। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें हम चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। तो मान लीजिए एक ये पॉइंट है, ठीक, हमने क्या पढ़ना है ये समझ लेते हैं, और एक यहाँ ये पॉइंट है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। ये जो डिस्टेंस है
यह डिस्टेंस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर इसको बीच में काट दिया जाता है तो इसे पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा। अगर ऐसे एक रेखा बनाया जाता है और ऐसे बनाया जाता है और यहाँ पे एक हमें त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ आप जानते भी होंगे, हालांकि मैं बता देता हूँ। और बताने से बेनिफिट क्या होगा कि आप ज़िंदगी में कहीं भी मैथ पढ़ोगे ना और आपको अगर ग्राफ वाला क्वेश्चन बनाना है तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगेगा नहीं, ठीक। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छा सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आते हैं इसके बेस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए, फोकस करते हैं हम उस कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट वो क्या कहता है, हमारा कॉन्सेप्ट यह कहता है कि निर्देशांक ज्यामिति में हम हमेशा दो वास्तविक संख्या रेखाओं को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक वास्तविक संख्या का रेखा हो गया और यह एक वास्तविक संख्या का रेखा हो गया और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐसे लंबवत रखेंगे। जब हमने लंबवत इसको रखा तो यहाँ पे 4 गो तल बना, 4 गो भाग बनाना और चारों भाग को ही जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए 4 भाग बन रहा है ना, चारों भाग के बारे में ही हमें डिस्कस करना है। तो ये जो ऐसा भाग बन रहा है इसका फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक। यहाँ पे वही चीज लिखा है कि नियामक ज्यामिति में दो वास्तविक संख्या रेखाओं को एक दूसरे के लंबवत रखा जाता है, परपेंडिकुलर रखा जाता है, जिसमें पहला वास्तविक संख्या रेखा जो होता है वह हॉरिजॉन्टल होता है और हॉरिजॉन्टल जो होता है वह सतह के समांतर होता है, हमें पता ही है। और जब यह सतह के समांतर होगा तो इसका नाम हम एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्स अक्ष। तो यही लाइन जो है ना सतह के समांतर है तो इसको हम क्या कह देंगे, एक्स एक्सिस, जिसको हिंदी में एक्स अक्ष कह देंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा जो लाइन होगा वह उदग्र होगा। उदग्र मतलब खड़ा होगा। तो खड़ा कौन सा लाइन है, ये। और खड़े लाइन जो होता है सतह पर लंबवत होता है अर्थात यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा और इसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ये जो हो गया हमारा वाई एक्सिस होता है। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये दो अक्ष हमारे पास बन गए, कौन कौन सा है, एगो एक्स अक्ष और एगो वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे के लंबवत है और जहाँ पे यह कट कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे क्या करें, एक दूसरे को कट करें और इस पॉइंट पे जब कट करेंगे तो इसी को कहा जाता है मूल बिंदु, जिसको हम ओरिजिन के नाम से जानते हैं। कौन सा, मूल बिंदु, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। अक्षों का जो कटान बिंदु होगा वही क्या होगा, हमारा मूल बिंदु हो जाएगा। और यहाँ पे मूल बिंदु का निर्देशांक पूछा जाता है तो अभी हम इसको इग्नोर करते हैं। आप सिंपल सा एक संख्या रेखा बनाइए, 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3, ऐसा ही होता है ना संख्या रेखा। हमने क्या करना है, इस संख्या रेखा को यहाँ पे फिट करना है। जब हम इस संख्या रेखा को यहाँ पे फिट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा प्राप्त होगा। ये हो जाएगा हमारा 0, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 3 और यह कहाँ तक बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। और सेम इस तरफ आएंगे दूसरी तरफ तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 -2 और यहाँ पे आ जाएगा -3 और ये भी कहाँ तक बढ़ेगा, इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इस संख्या रेखा को घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा देते हैं। तो ये जो संख्या रेखा है ऐसे है, ध्यान देखिएगा, ये जो रेड वाला पोर्शन है मार्कर का ये क्या है, पॉजिटिव नंबर से। जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो पॉजिटिव नंबर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऐसे घुमाएंगे तो ये रेखा बनेगा। अर्थात ऊपर जो होगा क्या आ जाएगा, 1 2 3 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे ये वाला आ जाएगा -1 -2 और -3, ठीक। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 गो तल बन गया, 4 गो भाग बन गया और इसी भाग को हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं इसको, चतुर्थांश कहते हैं। तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये जो होता है लास्टली होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट।
ये तो इंग्लिश में नाम हो गया, ये सबका हिंदी में भी नाम होता है। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। समझ में आया आपको? इसी को कहीं कहीं कहा जाता है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। ठीक, इसका नाम भी होता है प्रथम पाद चतुर्थांश, या आप इसको प्रथम पाद भी कह सकते हो। इसको कहा जाता है द्वितीय पाद, स्लैश करके लिख सकते हैं। इसको कहा जाता है तृतीय पाद और इसको कहा जाता है चतुर्थ पाद। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जब हम दोनों संख्या रेखाओं को आपस में लंबवत रखते हैं तो 4 भाग हमें प्राप्त होता है। पहले को प्रथम पाद, द्वितीय पाद, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। ये पोजीशन ऐसा होता है। और ये घड़ी का कौन सा है? विपरीत दिशा है। घड़ी का विपरीत दिशा क्या होता है? ये देखिए, अगर यह घड़ी है तो घड़ी में टाइमिंग होगा। ये हो गया हमारा 12, ये 3, ये 9, 6 और ये 9। तो ये बताइए, घड़ी का विपरीत दिशा हो, घड़ी कैसे चलता है? तो पहले 1 बजेगा, 2 ऐसे करके ऐसे बनेगा ना। तो ऐसे जब घूमेंगे तो घड़ी का दिशा होगा। लेकिन जब इसी को हम उल्टा घूम दे, ऐसे घूम दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घड़ी का विपरीत दिशा। हम कैसे घूम रहे हैं? देखिए, तो ऐसे घूम रहे हैं तो घड़ी के विपरीत दिशा में। तो चतुर्थांश का निर्धारण कभी भी घड़ी के विपरीत दिशा में घूम करके किया जाता है। तो यहाँ पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब बड़ा पॉइंट आता है इसका साइन कन्वेंशन, इसका चिन्ह क्या क्या होता है। तो प्रथम पाद का जो चिन्ह होता है वो देखिए क्या होता है। अगर इसमें हम देखें, अच्छा एक चीज समझ लीजिए, ये क्या है? P और ये है X और ये है Y। मैंने बोला था कि हमेशा निर्देशांक ज्यामिति में 2 संख्याओं का जोड़ा होता है। तो 2 संख्याओं का जोड़ा है, इसको हम कहते हैं, ये जो X वाला है इसको कहते हैं X नियामक। क्या कहते हैं इसको? X नियामक। ठीक है, जिसको हम कहते हैं भुज। इसको क्या कहते हैं? भुज। ठीक है, और ये जो Y वाला है, Y वालों को कहा जाता है Y नियामक। इसको कहते हैं हम Y नियामक, जिसको कहा जाता है कोटि। कोटि। ठीक, तो पहले कभी भी जो होता है वह x का मान लिखा जाता है। किसका मान? x का मान। अगर यहाँ पे नामकरण किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक होगा x, ये O और ये हो जाता है x डैश, y यहाँ पे y O y डैश। ठीक, अब देखिए, अगर हमें इसका चिन्ह निर्धारित करना है तो क्या करेंगे? x का मान इधर क्या है? पॉजिटिव में है ना। यहाँ पे देखा जाए तो किस में है? पॉजिटिव में है। तो x का मान हो जाएगा प्लस और कॉमा y का मान, अगर इसकी बात करें तो y का मान ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। तो अगर किसी संख्या का निर्धारण मतलब चिन्ह कार्टेशियन पेयर, जो ऐसा पेयर दिया होता है, उसमें अगर प्लस और प्लस रहे तो वो किस पाद में जाएगा? प्रथम पाद, प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। वही सेम चीज दूसरे में देखा जाए तो x का निर्देशांक क्या है? देखिए, तो माइनस में है, तो x का निर्देशांक माइनस, कॉमा y का निर्देशांक किस में है? प्लस में। तो माइनस और प्लस जो साइन होता है वह द्वितीय चतुर्थांश में होता है। ठीक, तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो x का मान किस में? माइनस में, और कॉमा y का मान भी माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा तृतीय चतुर्थांश का सिंबल। अब देखिए चौथा क्या हो जाएगा? तो x का मान प्लस में और y का मान माइनस में। तो प्लस और माइनस होगा तो वह किस में हो जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, 0,0 मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू भी 0 हो, इस पॉइंट्स पे x का वैल्यू भी 0 है, y का वैल्यू भी 0 है, और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो मिडिल पॉइंट है जहाँ पे कट हो रहा है वो मूल बिंदु है। तो x का मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। और यह एग्जाम में
इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि -3,2 कौन से चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे -3 है तो माइनस सिंबल, और यहाँ पे 2 है तो कुछ नहीं तो प्लस होगा। माइनस और प्लस देखिए तो किस में है, माइनस प्लस किस में, इसमें है, तो ये किस में हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। उसी प्रकार 7,2 अगर ऐसे दे दे और पूछे कि बताइए कौन से चतुर्थांश में, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस, तो प्लस और प्लस कौन सा होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है। उसी प्रकार कह दे 3,-2, तो 3 के पास कुछ नहीं तो प्लस है और -2 के पास माइनस है, तो प्लस और माइनस देखिए तो कहाँ है, प्लस और माइनस किस में है, चतुर्थांश, तो ये किस में हो जाएगा, 3,-2 चतुर्थांश में हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसको पहले शुरू से लेकर के और पूरा इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में ऐसे ही आप बनाएंगे। ये तो समझाने के लिए मैंने बताया है, इसको आप नहीं उतारोगे, हालांकि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप करोगे, ठीक है। P अगर निर्देशांक है तो x, y, x जो होगा भुज होगा, x नियामक होगा, y जो होगा कोटि होगा, वह y नियामक होगा। अच्छा एक और पॉइंट कर लेते हैं हम, x अक्ष पे y नियामक क्या होता है, y अक्ष पे x नियामक क्या होता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है, छोटा छोटा पॉइंट्स। देखिए x अक्ष पर y नियामक 0 होता है, और y अक्ष पर x नियामक 0 होता है। ये दोनों पॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, इसको आप नोट कर लोगे। कैसे होता है मैं ये चीज़ भी बता रहा हूँ, धैर्य रखो, बस इसको भी मैं बता रहा हूँ कि कैसे होता है। देखिए x अक्ष पे y का नियम होता है, अगर कोई पॉइंट मान लीजिए 2 पॉइंट को यहाँ पे रखना है, अगर कोई पॉइंट x अक्ष पर है मतलब 2 पर है, तो 2 पर है मतलब इससे ऊपर वाला वैल्यू जाएंगे, मतलब 0 का नियामक, y का नियामक क्या हो जाएगा 0। इस वजह से कह रहे हैं कि x अक्ष पर, तो x अक्ष यही है ना, इस पे आप कहीं भी रहोगे ना, -3 पे, -2 पे, -1 पे, -1.5 पे, 1.5 पे, 3.2 पे, ऐसे करके कहीं भी आप रहिएगा x अक्ष पे, तो हमेशा y का निर्देशांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, 0 हो जाएगा। और यदि y अक्ष पे x का नियामक पूछा जाए तो y अक्ष पे क्या होगा, y अक्ष पे मान लीजिए मैं 3 पे हूँ तो x का निर्देशांक क्या है, 0 है। y अक्ष पे 2 पे हूँ तो x का निर्देशांक 0। अच्छा ये भी क्वेश्चन होता है कि सर जी y अक्ष पे y का निर्देशांक क्या होगा, तो जहाँ पे रहेगा वही हो जाएगा। मान लीजिए y अक्ष पे y का निर्देशांक अगर हम 2 पे हैं तो 2 हो जाएगा, 1 पे हैं तो 1 हो जाएगा, 3 पे है -3 पे तो -3 हो जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ये भी लगता होगा बहुत सारे बच्चों को कि सर जी x अक्ष पे y नियामक तो 0 होता है, लेकिन x अक्ष पे x का नियामक क्या होता है, तो x अक्ष पे यदि आप 2 पे हैं तो x अक्ष पे x का नियामक क्या हो जाएगा 2 और y का नियामक 0, ठीक। तो कोई अगर कोई पॉइंट x अक्ष पे किसी नंबर पे है, किसी पोजीशन पे है, तो उसका नियामक x अक्ष का वही हो जाता है, जबकि y अक्ष का वह नियामक चेंज हो करके 0 हो जाता है। डन। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मिटाता हूँ मैं इसको और फिर हम लोग आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, और टॉपिक तो नहीं है, और इसी को समझना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे होगा, ठीक। चलिए मान लीजिए हमको कह दे कि आप एक कोऑर्डिनेट में -3 और -2 को दर्शाइए, -3, 2 को। तो सबसे पहले आप एक ऐसा कोऑर्डिनेट बना लेंगे, क्या कर लेंगे आप, कोऑर्डिनेट बना लेंगे, ठीक। इसमें हम कर देते हैं 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, 5, ठीक। ये हमारा x O x डैश, इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। ऊपर में जब आप जाएंगे तो ऐसे होगा कुछ, ऊपर में क्या होता है, प्लस होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5। ये चीज़ आप ग्राफ पे देखेंगे ना तो ग्राफ पे इजीली बनेगा, मेरा डिस्टेंस छोटा बड़ा हो सकता है, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है।
ये चीज़ कर ली हम लोग को। हमें किसको दिखाना है, -3,2 में। तो इस नियामक में मान लो यह ए नियामक है, ए पॉइंट है, ठीक, और -3,2 कहाँ पे होगा, तो x का मान कितना है, -3। ये जो -3 है या x का मान है और y किसका मान है, 2 का मान है, मतलब 2 का मान y है, ठीक। हमें दिखाना है किसको, x के मान को और y के मान को दिखाना है, ठीक। x का मान -3, तो x का मान -3 कहाँ है, तो x का वैल्यू यही है, x का वैल्यू क्या है, यही है, और इसमें -3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन खींच देंगे हम, ठीक। उसके बाद क्या कह रहे हैं, y का मान 2, तो y का मान 2 कौन है, y का मान तो ये है, और इसमें y का मान 2 क्या है, ये है। तो हम यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन ऐसे खींच देंगे, और ये जो दोनों पॉइंट्स, दोनों लाइन आपस में यहाँ पे मिल रहा है ना, यही पॉइंट जो होगा हमारा ए हो जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, -3, तो समझ में है ये चीज़ आपको। अगर कह दें 2, -2 को दिखाना है, तो 2 कहाँ पे है, 2 किसका मान है, x का मान, तो x का मान 2 मतलब यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग में आप डॉटेड लाइन करेंगे, अदरवाइज आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। और y का मान -2, तो y का मान ये है ना, इसमें -2 कहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2, -2। समझ में आ रही है चीज़ों। अगर कह दे कि 3,0 को दिखाइए, अच्छा ये बताइए y निर्देशांक 0 है, तो ये जो पॉइंट है कहाँ होगा, x अक्ष पर होगा ना, x अक्ष पे, तो x अक्ष पे होगा तो x का मान कितना, 3, और y का मान 0। x का मान 3 कहाँ पे है, प्लस में 3, तो बोलोगे यहाँ पे, और y का मान 0 तो यहीं पे होता है। तो ये कितना हो गया हमारा, 3,0। इसीलिए बोला था कि x अक्ष पे y निर्देशांक 0 तथा x अक्ष पे x निर्देशांक वो संख्या हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है। उसी प्रकार कह रहे कि -0, अब ये बताइए कहाँ पे होगा, तो x निर्देशांक यहाँ पे 0 आ गया और y का निर्देशांक दिया है, तो ये रेखा कहाँ पे होगा, y अक्ष पे होगा। देखना x का मान 0, तो x का मान 0 यही है यहाँ पे, x का मान 0 मतलब क्या है यहाँ पे, और y का मान -2, तो -2 मतलब अगर इधर लाइन खींचेंगे तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा हमारा, 0, -2। समझ में आ गया। पॉइंट्स का इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉइंट्स का निर्धारण नहीं करते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक। तो आप लोग, मुझे नहीं लगता इतना आसान चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा। आप लोग इसको भी उतार लेंगे और यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेंगे कि कौन सा पॉइंट्स हमने कहाँ पे दिखा है, इधर का तो आपको समझ में है। अच्छा ये बताइए, यहाँ से भी हम कर लेंगे 2, -2 कौन से चतुर्थांश में है, तो 2 यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस। प्लस और माइनस कौन सा चतुर्थांश होता है, तो प्लस माइनस देखिए तो कौन सा चतुर्थांश है, प्लस माइनस चतुर्थ है। तो ये जो पॉइंट हम खींचे होंगे चतुर्थांश में, देखिए आया है ना। उसी प्रकार कह दे -3,2, तो -3, माइनस प्लस होगा ना, तो माइनस और प्लस देखिए तो किस में, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय चतुर्थांश में 3,2 आया है। ये चीज़ आपको कंप्लीटली समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कहीं ना कहीं आप अपनी कमजोरी को छिपा रहे हो। तो आप समझ में नहीं आता है तो वीडियो में कमेंट जरूर करना, जिसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे होता है। और नेक्स्ट वीडियो सेशन जो होगा वो हमारा एक्सरसाइज का होने वाला है। एक्सरसाइज 7.1 नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं ख़त्म कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो सेशन में। उसके बाद हम लोग थ्योरी की तरफ पुनः मूव करेंगे। तो आज के वीडियो सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं। यहाँ तक में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आपको पता ही है, कमेंट करना है। और समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। लाइक जितना ही करोगे उतना ही बेहतर आपको पढ़ाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।